वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और कैसा आप लोगों का भी कोरोना के टाइम चल रहा है? क्योंकि बहुत प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है। प्रिकॉशंस रखने से बहुत सेफ हो सकते हैं आप। बहुत इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। बी कॉशियस। बाकी जो भी होना है वो होगा। तो सबसे बड़ा वैक्सीन जो अभी फ़िलहाल है वो हमारे पास सिर्फ मास्क है और सोशल डिस्टेंसिंग है, प्लस सैनिटाइज़र है कि हम हर थोड़ी देर में हाथ धोते रहें, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई इसका इलाज नहीं है। तो I wish all of you good health, and I wish all of you lots of happiness and positive vibrations. तो आइए आज हम वेलकम है आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट्स में। हमने अभी तक इंटरप्रिटेशन एक बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझा था। आज हम करेंगे कि इंटरप्रिटेशन हम समझ चुके हैं, लेकिन स्टैचूट क्या होता है। स्टैचूट एक सिंपल भाषा में अगर इसका शब्दार्थ किया जाए तो स्टैचूट है लॉ। लॉ को स्टैचूट कहते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग लीगल एनालिस्ट्स ने इसको डिफाइन करा। हम कुछ एक को यहाँ पर कंसिडर करेंगे, जैसे है मैक्सवेल। मैक्सवेल के अनुसार मैक्सवेल ने क्या कहा है कि स्टैच्यूट इज क्रिएटेड ड्यू टू विल। विल विल मतलब इच्छा। तो स्टैच्यूट कैसे क्रिएट होता है? यदि इच्छा हो। बिल्कुल सही बात है कि आज हमें लग रहा है कि कुछ गलत सामाजिक रीति चल रही है। जैसे कि आपको पता होगा सती प्रथा चलती थी, तो एक सामाजिक रीति, ये कुरीति थी ना कि रीति थी। तो इस सामाजिक रीति को खत्म करने के लिए हम सबकी इच्छा हुई कि ऐसा एक नियम कानून बनाया जाए जो कि इसको खत्म कर सके। तो उसके लिए हमने एक कानून बनाने की सोच विचार करा। लेकिन क्रॉफर्ड क्या कहते हैं? क्रॉफर्ड कहते हैं कि स्टैच्यूट इज क्रिएटेड नॉट ओनली बिकॉज ऑफ विल बट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विल और डिजायर टू फॉर्म लॉ। यानी खाली इच्छा होना जरूरी नहीं होता। इच्छा तो हमारी बहुत सारी हो सकती है। कोई भी इच्छा हो सकती है कि यहाँ गंदगी है तो इस एरिया को बिल्कुल ऐसा ग्रीन हाउस की तरह क्लिनलीनेस और पूरा यहाँ पर खूब वेजिटेशन होना चाहिए। यहाँ पर अननेसेसरली के झाड़ और लग रहे हैं जिनसे कि यहाँ का ब्यूटी भी खराब होती है, तो यहाँ ऐसा होना चाहिए। लेकिन क्या ये इच्छा हो जाना ही पर्याप्त होता है? नहीं। इच्छा होना जरूरी है, और इच्छा के साथ स्ट्रॉन्ग इच्छा, ऐसी इच्छा जिसके कि पीछे एक स्ट्रेंथ हो, एक स्ट्रॉन्गनेस हो, जो कि एक व्यक्ति की नहीं, जो कि एक बल्क में जो इच्छा रिप्रेजेंट होके आती है, तो वो कानून बनती है। तो स्टैचूट इज क्रिएटेड ड्यू टू विल, ये मैक्सवेल ने कहा। क्रॉफर्ड ने कहा कि स्टैचूट जो होता है खाली विल से नहीं, स्ट्रॉन्ग विल से क्रिएट होता है। फिर आता है लेटेस्ट बोवियर्स लॉ डिक्शनरी। बोवियर्स लॉ डिक्शनरी क्या कहती है कि लॉ इज क्रिएटेड बाय और एस्टैब्लिश्ड बाय act of legislative powers, that is parliament plus president. In other words we can say, तो बोवियर्स लॉ डिक्शनरी ने कहा कि कोई भी मुद्दा या कोई भी ऐसी ज़रूरत या कोई भी विल, स्ट्रॉन्ग विल, कब वो बनती है? जब वो लेजिस्लेचर के द्वारा क्रिएट करी जाती है या लेजिस्लेचर के द्वारा इस्टेब्लिश करी जाती है। और लेजिस्लेचर में क्या आता है? यहाँ पर किसी किसी भी मुद्दे को बिल बना करके पास किया जाता है, कानून बनाया जाता है, तो क्या आता है उसमें? उसमें आता है पार्लियामेंट प्लस प्रेसिडेंट। यानी पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा राज्यसभा होते हैं, जिनके की अंतर्गत बिल पास किया जाता है, और प्रेसिडेंट के द्वारा उसको अनुमोदित करके, और इनकी पॉपुलेशन जो इन सदन के सदस्य होते हैं उनकी 3/4 1/4 पॉपुलेशन जैसा भी होता है उस हिसाब से उस बिल को पारित करके और बिल बनाया जाता है, तो तब वो कानून बनता है। ऐसा कहा गया बोवियर्स लॉ डिक्शनरी में। अब अगर हम इसको स्प्लिट करके समझे तो मैक्सवेल ने, क्रॉफर्ड ने और बोवियर्स लॉ डिक्शनरी स्टैचूट को कैसे डिफाइन किया है? स्टैचूट विल होती है, इच्छा होती है। स्टैचूट लॉ इज विल ऑफ लेजिस्लेचर, यानी विल ऑफ लेजिस्लेचर जो होती है उसको स्टैचूट कहा जाता है। और हिंदी में कहें तो संविधि विधानमंडल की इच्छा है। स्टैचूट को हिंदी में कहा जाता है संविधि। तो
संविधि जो है विधानमंडल की इच्छा है। अगर विधानमंडल ये चाहता है कि ऐसा बने तो वह उसकी इच्छा होती है। और वो इच्छा क्यों होती है? क्योंकि जनरल पब्लिक ये चाहती है, क्योंकि जनरल पब्लिक के वेलफेयर के लिए ये होता है, इसलिए ये उसकी इच्छा होती है लेजिस्लेटिव बॉडी की। और लेजिस्लेटिव बॉडी को ऊपर से एक तरह से स्टैम्प कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। तब वह बिल पास होता है और वो लॉ बनता है, एक्ट बनता है। तो विल मैक्सवेल के अकॉर्डिंग ये है। क्रॉफर्ड के अकॉर्डिंग इट इज नॉट ओनली द विल ऑफ लेजिस्लेचर बट इट इज ए स्ट्रॉन्ग विल। स्ट्रॉन्ग विल ऑफ लेजिस्लेचर जब आएगा तो क्रॉफर्ड नाम आएगा, सिर्फ विल ऑफ लेजिस्लेचर आएगा तो मैक्सवेल नाम आएगा। लेकिन अगर लॉ इस्टेब्लिश्ड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट, और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में आएंगे आपके लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, तब ये क्या होगा? बोवियर्स लॉ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा और टेक्निकल और इसको थोड़ा सा और अपडेट करने के लिए कहा गया है कि ये इच्छा होती है, स्ट्रॉन्ग इच्छा होती है, और इस इच्छा को, बिल को संसद में पेश किया जाता है, संसद के लोअर लोकसभा में, राज्यसभा में पेश किया जाता है, और उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा उसको समर्थन दिया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा उसको असर्ट किया जाता है, और तब वो बिल बनता है। तो ये हुआ लॉ, बेसिकली स्टैचूट या संविधि या लॉ का डेफिनेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट में। क्योंकि हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट कर रहे हैं तो ये तो साफ समझ आता है कि कोई भी चीज इतनी सरल नहीं है जितनी कि वो दिखती है। आप बहुत से एक्ट पढ़ेंगे, अभी आप बहुत से कोड्स पढ़ेंगे, तो जब आप उनकी लैंग्वेज को समझेंगे तो वो लैंग्वेज ऐसी है कि एक आम आदमी अलग चीज समझ सकता है, एक लीगल बंदा अलग चीज समझ सकता है, एक हाईली स्किल्ड बंदा उसको अलग तरह से समझ सकता है। तो इसके अलग 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 इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। तो क्योंकि कोई जो कानून बना है, कोई भी लैंग्वेज में जब बनता है, वो लैंग्वेज अपने आप में परफेक्ट नहीं होती है, उस लैंग्वेज को परफेक्शन देने के लिए इंटरप्रिटेशन किया जाता है, और तब वो कानून, इंटरप्रिटेशन ऐसा किया जाता है जो जनरल पब्लिक के वेलफेयर के लिए हो। तो जब जनरल पब्लिक का वेलफेयर जिसमें होता है, ऐसा इंटरप्रिटेशन जब होता है, तब वह यदि पारित हो जाता है, वह समर्थन के द्वारा, पार्लियामेंट के समर्थन और प्रेसिडेंट के समर्थन के द्वारा, तो वह बिल बन जाता है, एक्ट बन जाता है। अब है कि क्लासिफिकेशंस ऑफ स्टैट्यूट्स। तो वर्गीकरण, संविधियों का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण संविधियों का जो है के अनेक आधार हैं, और खाली एक ही तरह का वर्गीकरण नहीं है, आधारों के आधार पर अलग अलग तरह के वर्गीकरण हैं, या ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरियाज स्टैट्यूट इज डिवाइडेड या स्टैट्यूट इज क्लासिफाइड डिफरेंटली। जैसे हम सबसे पहला लेते हैं डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ स्टैट्यूट। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, समय अवधि। इनको डिटेल में मैं आपको बाद में कराऊंगी, अभी फिलहाल हम कि इनका आधार क्या है, किस बेसिस पे स्टैट्यूट को क्लासिफाई करते हैं, ये समझेंगे, और क्या क्या बेसिस हैं, और कितना क्या क्या उनके क्लासिफिकेशंस होते हैं, कितने पार्ट में वो डिवाइड होता है, स्टैट्यूट या संविधि या लॉ। अगर समय अवधि के आधार पर हम देखें तो कोई भी कानून, कोई भी लॉ दो तरह की तरह में डिवाइड होता है, या दो तरह से उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं किसी भी कानून को। एक है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में टेम्परेरी, और दूसरा है परमानेंट। यानी एक तो है मैं लिख देती हूँ आपको, एक तो है अस्थाई, अस्थाई, और एक है स्थाई। तो समय विधि समय अवधि के आधार पर दो तरह से लॉ को क्लासिफाई किया जाता है, अस्थाई और स्थाई। स्थाई जो कि पता है कि ये रहेगा, और अस्थाई जो कि कभी भी खत्म हो सकता है। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर यानी स्वरूप, स्वरूप के आधार पर, स्वरूप के आधार पर उसको क्लासिफाई किया जाता है मैंडेटरी, इम्पेरेटिव या ऑब्लिगेटरी, या फिर आज्ञापक, आदेशात्मक या बाध्यकारी के रूप में। आज्ञापक, आदेशात्मक या बाध्यकारी के रूप में उसको डिवाइड किया जाता है। ये क्या होते हैं क्या नहीं, ये मैं आपको जब डिटेल में पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बता दूंगी।
नेक्स्ट आता है इसी में, मतलब एक तो है उसको मैंडेटरी कह सकते हैं या जो कि कंपलसरी है, ज़रूरी है, तो वो मैंडेटरी है या इम्पेरेटिव है या ऑब्लिगेटरी है। इसको दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ये या तो आज्ञापक है या आदेशात्मक है या बाध्यकारी है। और दूसरा क्लासिफिकेशन है डायरेक्टिव या परमिसिव। डायरेक्टिव या परमिसिव, या फिर इसको हिंदी में कहा जा सकता है निदेशात्मक या अनुज्ञात्मक। तो निदेशात्मक या अनुज्ञात्मक कहा जा सकता है। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के आधार पर कि क्या कंपलसरी है, क्या मैंडेटरी है, उसके आधार पर एक हुआ। दूसरा हुआ कि क्या डायरेक्टिव होता है या निदेशात्मक होता है, उसके आधार पर दूसरा हुआ। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ जुरिडिक्शन, क्षेत्र के आधार पर कि भाई कोई कोई लॉ बना है वो पब्लिक लॉ है कि प्राइवेट लॉ है। जो निजी है वो निजी तरीके से उनका जो है लॉ बनाया जाता है और निजी ज़रूरतों के और निजी बेनिफिट्स के हिसाब से बनाया जाता है। और जो जनरल हैं, जो पब्लिक हैं, उनको उस हिसाब से बनाया जा सकता है। जैसे कि ये है कि जो व्यक्तिगत मामले होते हैं, उन ऐसे मामलों में जो भी संबंधित हैं, जिनका लोक मामलों से कोई व्यक्तिगत मामले या ऐसे मामले के वर्ग में संबंधित होते हैं जिनका लोक मामलों से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे कि इसमें कहा गया है कि ब्रिटेन में लोक अधिनियम में साक्ष्य आवश्यक नहीं है, जबकि निजी कृत्य के बारे में न्यायालय के साक्ष्य आवश्यक हैं। बिल्कुल सही है। जहाँ निजी कोई चीज़ हुई है, कोई सिविल केस हुआ है या कोई निजी क्रिमिनल के जो कुछ भी कोई ऐसा हुआ है, उन सभी मामलों में साक्ष्य की आवश्यकता होती है। डॉक्यूमेंटल प्रूफ और वो अपनी जगह एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन साक्ष्य भी अपनी जगह चाहिए होता है। लेकिन जो सार्वजनिक मामले, उनमें साक्ष्यों की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ही और भी डिफरेंसेस हैं पब्लिक स्टैट्यूट और प्राइवेट स्टैट्यूट में, जिसे कि हम डिटेल में जब करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उद्देश्य के आधार पर, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन है और डिटेल क्लासिफिकेशन है और मैक्सिमम लॉज जो हैं इसी के अंतर्गत बनाए। तो कभी भी कोई आपको पूछे कि ऑब्जेक्टिव के आधार पर या फलाना लॉ है, ये किस आधार पर बनाया गया है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर इस लॉ के बारे में पूछ रहे हैं तो इसका आधार ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इसका वर्गीकरण किया गया है। अब इसको हम एक सीक्वेंशियल तरीके से याद करेंगे। जैसे कि पहला है पेनलाइजिंग रेमेडियल। इसमें पहला दूसरा नहीं है, लेकिन इसको याद करने का एक तरीका है और उसके आधार पर जब आप याद करोगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। तो पेनलाइजिंग और रेमेडियल, जिन्हें कि हिंदी में कहा जाता है दंडिक और उपचारात्मक संविधि, ये सभी इनके आगे संविधि लगेगा। तो मैं इनके आगे आपको संविधि, ये सबके आगे संविधि होगा। तो पेनलाइजिंग अपने आप में बताता है दंड। जहाँ दंड है, हमने जैसे पढ़ा है एक मैगजिम उबी जस्ट सीवी रेमेडियम, जहाँ दंड होता है या वहाँ उसका उपचार भी होता है। तो जहाँ कुछ गलत किया गया है वहाँ उसका उपचार भी मिलता है। तो जहाँ पेनलाइजिंग है, जहाँ दंड दिया गया है, तो वहाँ रेमेडी भी होती है, या रेमेडी एक तरह के उपचार है। तो पेनलाइजिंग और रेमेडियल या दंडिक और उपचारात्मक, पहले दो ये हो गए। नेक्स्ट आते हैं डेक्लेरेटरी और कोडिफाइंग। तो डेक्लेरेटरी और कोडिफाइंग या रीइटरेटिव जो होते हैं, ये होते हैं जो पहले से हैं उनमें थोड़ा सा चेंज करना। उनमें एक्ट में कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ नाम में और उनको एक्सप्रेस करने के तरीके में चेंज आता है, बाकी कोई विशेष चेंज नहीं आता है। डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फेरा, जो कि अब कहा जाता है फेमा। फिर आता है कोडिफाइंग। कोडिफाइंग यानी कि जो आप सीपीसी पढ़ते हो, सीआरपीसी पढ़ते हो, ये सारे कोडिफाइंग स्टैचूट्स हैं। फिर है अमेंडिंग और कंसोलिडेटिंग। अमेंडिंग और कंसोलिडेटिंग दो ऐसे स्टैचूट्स हैं जो कि को एग्जिस्ट करते हैं। स्पेशली जहाँ कंसोलिडेटिंग आएगा वहाँ अमेंडिंग तो 100% आएगा ही, लेकिन जहाँ अमेंडिंग आएगा वहाँ ज़रूरी नहीं है कि कंसोलिडेटिंग स्टैचूट भी एग्जिस्ट करता हो। तो अमेंडिंग स्टैचूट
जहाँ जहाँ कुछ परिवर्तन किए गए हैं, तो वहाँ ज़रूरी नहीं है कि हमने किसी भी चीज़ को कंसोलिडेट कर दिया या छोटा कर दिया। लेकिन जब हम किसी चीज़ को छोटा कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को, या 5-10 ऐसे एक्ट्स हैं या इस तरह के लॉज हैं जिनको कि हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, उनमें से कुछ चीज़ें सेलेक्ट करके हम एक लॉ बना रहे हैं, जैसे जीएसटी है, तो ये क्या होता है, ये कंसोलिडेटिंग है। अब कंसोलिडेटिंग जब अकर हो रहा है, या कंसोलिडेटिंग लॉ या कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट जब हम बोल रहे हैं, या समेकनकारी संविधि का जब हम उल्लेख करते हैं, तो वहां पर ये संशोधनकारी संविधि भी लागू हो ही जाती है, क्योंकि जब तक संशोधन नहीं होगा कोई भी चीज का समेकन नहीं होगा। अनटिल देयर इज एन अमेंडमेंट देयर विल बी नो कंसोलिडेशन। तो ये एक साथ हो गए। तो सबसे पहला हो गया हमारा पेनलाइजिंग, रेमेडियल, थर्ड है हमारा डेक्लेरेटरी, या फिर रीइटरेटिव भी कहते हैं, फोर्थ हो गया कॉडिफाइंग, कॉडिफाइंग के बाद आ गए हमारे अमेंडिंग और कंसोलिडेटिंग। ये 6 हमने अभी तक पढ़े हैं। नेक्स्ट आता है इनेबलिंग और डिसेबलिंग, यानी जो इनेबल करते हैं कोई काम करने के लिए, और डिसेबल यानी जो किसी गलत काम को करने से रोकते हैं या सही काम होने के लिए बढ़ाते हैं, और उन गलत चीज को रोकते हैं, या किसी चीज के लिए रोकना, वो डिसेबलिंग हुआ। इनेबलिंग करना यानी जो हमें अलाउ करते हैं कुछ करने के लिए, तो ये इनेबलिंग और डिसेबलिंग स्टैट्यूट हो गए। या फिर इन्हें हिंदी में कहते हैं समर्थनकारी और असमर्थकारी। फिर आता है वैलिडेटिंग और रिपीलिंग। वैलिडेटिंग या फिर इसको कहते हैं विधि मान्यकारी, जो कि अपने आप नाम बताता है कि ऐसे स्टैट्यूट जो कि विधि द्वारा मान्य है और वैलिडेट होते हैं वर्तमान दिन तक या प्रेजेंट डे तक, उनको वैलिडेटिंग स्टैट्यूट कहते हैं। इसी तरह से आते हैं रिपीलिंग, यानी कि जो आज वर्तमान में प्रेजेंट नहीं है, जो रिपील हो चुके हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है पहले हमारा फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो चुका है। अब इट इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट। तो ये क्या हुआ है, ये रिपील हो चुका है। रिपील होकर के ये कॉन्स्टिट्यूशन में जा चुका है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की तरह एग्जिस्ट करता है, बट नॉट एज अ फंडामेंटल राइट। तो इनको हिंदी में कहते हैं विधि मान्यकारी और निरसनकारी। ठीक है। और फिर आते हैं एक्सप्लेनेटरी और टैक्सिंग स्टैट्यूट। तो एक्सप्लेनेटरी स्टैट्यूट है जैसे कि व्याख्यात्मक स्टैट्यूट, जो कि बहुत डिफाइन करते हैं, बहुत एक्सप्लेन करते हैं किसी भी स्टैट्यूट को, वो एक्सप्लेनेटरी स्टैट्यूट हुआ। और टैक्सिंग स्टैट्यूट अपने आप नाम बताता है करात्मक, यानी कर से संबंधित जो भी विधि होगी, कानून होगा, वो सारा करात्मक स्टैट्यूट के अंतर्गत आएगा। तो इनको अगर हम रिवाइज करें तो कैसे करेंगे? सबसे पहला है पेनलाइजिंग, पनिशमेंट। सेकंड है रेमेडियल, थर्ड है डेक्लेरेटरी, फोर्थ है कोडिफाइंग, फिर अमेंडिंग, फिर कंसोलिडेटिंग, फिर इनेबलिंग, फिर डिसेबलिंग, फिर है वैलिडेटिंग, फिर है रिपीलिंग, फिर है एक्सप्लेनेटरी, एंड देन इट इज टैक्सिंग। तो अगर हम इसको एक एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखें तो ये क्या होता है? P for penalizing, R for remedial, D for declaratory, C for codifying, A for amending, C for consolidating, E for enabling, D for disabling, V for validating, R for repealing, E for explanatory, and T for taxing। तो ये एक सीक्वेंस बनती है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं PRDCAC, PRDCAC और ईडी व्रेट, ईडी व्रेट, ईडीवी रेट, रेट ऐसे। PRDCAC, PRDCAC, ईडीवी, PRD है और ईडीवी है, ये 3 स्टार्टिंग के हैं और उसके बाद 3 टर्म्स और है। तो PRDCAC, ईडीवी, RET, ये एक याद करने के लिए आप इसको एक फॉर्मूले की तरह से याद कर सकते हो। PRDCAC, EDV, RET, EDV, RET। तो इसको और एक सिंपल फॉर्म में भी कर सकते हैं। मैं इसको देख करके और फिर आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में कि इसको अगर एक वर्ड बना करके अगर हम याद करें तो वो कैसा समझ आएगा आपको। तो आई मेक अ वर्ड आउट ऑफ इट एंड देन आई लेट यू नो। लेकिन फिलहाल आप इसको ऐसे याद कर लीजिए कि PRD
CAC, PRD से पहले आता है CCAC, फिर ERV और फिर रेट। रेट लास्ट में, या चूहा समझ लीजिए कि चूहा को RAT होता है, लेकिन यहाँ हम RET कर रहे हैं, तो रेट हो गया, या RET, और उससे पहले ERV, फिर उससे पहले CAC और उससे पहले PRD। और इन सीक्वेंस हम करें तो पेनलाइजिंग, रेमेडियल, डेक्लेरेटरी, कोडिफाइंग, अमेंडिंग, और अमेंडिंग के बाद है कंसोलिडेटिंग, कंसोलिडेटिंग के बाद में इनेबलिंग, डिसेबलिंग, वैलिडेटिंग, रिपीलिंग, एक्सप्लेनेटरी, टैक्सिंग। ये आपके सारे स्टैचूट्स हो गए हैं। तो इनको हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये ध्यान रखो कि संविधियों का वर्गीकरण हमने इन बेसिक आधारों पे किया है। सबसे पहले समय के आधार पर समय के आधार पर हुए टेम्परेरी और परमानेंट। उसके बाद हमने उनके क्षेत्र के आधार पर किया है, क्षेत्र के आधार पर या फिर उनकी नेचर के आधार पर। नेचर के आधार पर किया है तो उसमें हो गए हैं मैंडेटरी, इम्पेरेटिव या ऑब्लिगेटरी, या फिर डायरेक्टिव और परसुएसिव। नेक्स्ट हमने वर्गीकरण किया है उनके क्षेत्र के आधार पर या जुरिडिक्शन के आधार पर, तो उसमें हो गए हैं पब्लिक या प्राइवेट। और फिर लास्टली हमने इनको किया है ऑब्जेक्टिव के आधार पर, तो ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य के आधार पर। तो ये कितने हैं, 12 स्टैचूट्स हैं। हाँ, ये 12 क्लासिफिकेशन इसमें आए हैं निकल करके। आप इन्हें पढ़िएगा, याद करिए। हम इसको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। आपको समझ आया होगा, और नहीं तो हम इसे जब डिटेल में लेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट, स्टैचूट यानी संविधि, और संविधि का वर्गीकरण किस तरह से होता है, संविधि होती क्या है, ये हमने आज के लेसन में पढ़ा है। सो गाइस, आपको समझ आया होगा। लेट्स मीट एंड वेट फॉर टुमारो। बेस्ट ऑफ लक, गुड हेल्थ।